नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज क्रैश कोर्स के इस प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे अपने स्पेशल टॉपिक भारत के प्रादेशिक प्रदेश के बारे में, जिसमें हमारी आपसे चर्चा हुई थी अब तक विशाल हिमालय क्षेत्र में, सिंधु गंगा के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम बात करेंगे आपसे कि इनकी विशेषताएँ क्या हैं। देखिए, आपको समझना बहुत ही आवश्यक होगा कि अब तक हमारी किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो भारत का प्रादेशिक प्रदेश है उसे हमने 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में सबसे पहला भाग जो हमारा था वो था विशाल हिमालय। विशाल हिमालय का जो भाग था उसको हमने विशाल हिमालयी क्षेत्र था उसको हमने बांटा था। दूसरे क्षेत्र में हमने आपको बताया था कि सिंधु और गंगा का जो मैदानी इलाका है वो, यानी आपको इस मैप में उन सभी लोकेशनों को हम एक साथ दिखाते चले। पहला हमारा पार्ट था हिमालय का क्षेत्र। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था हमारा, जिसकी हमारी चर्चा हुई थी, वो थी सिंधु और गंगा का मैदान। सिंधु और गंगा का मैदान, ये वाले हिस्से पे हमने आपसे डिटेल में बात की थी। तीसरा जो पार्ट हमने आपसे डिस्कस किया था वो था भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र, ये क्षेत्र। और आज चौथा जो पार्ट हमारा बच रहा है वो पार्ट होगा प्रायद्वीपीय भारत, यानी जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी हम आपसे बात करेंगे, यानी इस क्षेत्र की। ओके, यहाँ तक अगर बातें क्लियर है तो यहाँ से हम आगे चलें। देखिए, हिमालय में हमने आपसे बात की थी 4 प्रकार हिमालय की, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय, और साथ ही साथ शिवालिक की हमने बात की। गंगा के मैदान में हमने आपसे, गंगा और सिंधु के मैदान में हमको स्पेशली हमारी बात हुई थी सिंधु नदी घाटी के तंत्र के बारे में और गंगा नदी घाटी के तंत्र के बारे में। यहाँ पे हमने सतलज, चिनाब, झेलम और ब्यास, रावी, इन सब नदियों की आपकी यहाँ पे चर्चा की थी। और यहाँ पे हमने आपकी गंगा में हमने बात की थी यमुना नदी की, गंगा नदी की, गंडक की और गोमती जैसे प्रमुख नदियों की, कोसी की बात की थी। और उसके बाद हम जब थार के मरुस्थल में हमने चर्चा की तो थार के रेगिस्तान में हमने कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात की थी, जिसमें आपकी एक महत्वपूर्ण पर्वत अरावली रेंज थी। अरावली के बाद हमने बात की थी एक महत्वपूर्ण टॉपिक सांबर लेक के बारे में। सांबर लेक के बारे में जब थार रेगिस्तान पे हमारा डिस्कशन चल रहा था, जब हमारी बात हो रही थी, उस समय एक पक्षी के बारे में हमने बात की थी जिसका नाम था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक महत्वपूर्ण पक्षी के बारे में हमने बात की थी जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इतनी आपसे इन टॉपिकों पे हमारी चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ से अगर हम आगे जिस टॉपिक पे मूव करेंगे वो टॉपिक होगा भारत का प्रायद्वीपीय भारत। तो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक चीज़ और आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं कि प्रायद्वीप और द्वीप और महाद्वीप होते क्या हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जिसे समझने के लिए आपको परिश्रम करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल चीज़ है। बहुत बड़ा कोई भी भूभाग हो, बहुत बड़ा क्षेत्र हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। लेकिन अब द्वीप का कॉन्सेप्ट आपको समझना, द्वीप क्या होता है। कोई भी ऐसा भूभाग, ये कोई लैंड है, कोई क्या है, लैंड है, ज़मीन है या भूमि है। ये कोई भी ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। देखिए, ये कोई भूभाग है आपके सामने एक भूभाग है, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। जब ऐसा कोई भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो तो ऐसे भूभाग को, ऐसे क्षेत्र को आप द्वीप बोलेंगे। ऐसे भूभाग को आप द्वीप बोलेंगे, आइसलैंड बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अगर देखें तो प्रायद्वीप क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे। ऐसा कोई क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जल से घिरा हो, एक तरफ भूमि से घिरा हो, तो वो क्या होगा, प्रायद्वीप। वही स्थिति आप देखेंगे तो हमारे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आती है। ये देखिए, ये है क्षेत्र। यहाँ पे एक तरफ से जल घिरा है, दूसरी तरफ जल से घिरा है और ये तीसरी तरफ से जल से घिरा है। जबकि इसका चौथा भाग जो है ये ऊपर भारत के मैदानी क्षेत्र से कनेक्ट होता है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं।
यहाँ तक बात क्लियर? तो आइए इसकी हम एक बार आपसे पीपीटी में इसकी बात करते हैं जितनी हमने आपसे बात की है। देखिए, हमारी आपसे चर्चा हुई अब तक भारत के प्रादेशिक प्रदेश के बारे में। हमने बताया विशाल हिमालय क्षेत्र में वो 4 हमने जो बात की थी उसमें आपसे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पे बात हुई थी। सिंधु गंगा के मैदान पर हमारी जो बात हुई थी, गंगा के मैदान पर, उसके बाद सिंधु के मैदान पे हमने कुछ नदियों की डिटेल डिस्कस की, तो वहाँ पर हमने नदियों को भी कवर किया था। उसमें कुछ प्रमुख नदियाँ थी, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, यमुना, गंडक, कोसी, ये सब नदियाँ प्रमुख थी। और उसके अलावा थार के रेगिस्तान पे जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमारी आपसे बात हुई थी थार के रेगिस्तान मरुस्थल के बारे में, इंडियन बस्टर्ड के बारे में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो जीव था, जो राजस्थान का राजकीय पशु, उसके बारे में, IUCN स्टेटस में उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है, इसके बारे में बात हुई थी। अरावली के बारे में बात हुई है जो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और ये इसकी अवस्थिति ही थार के मरुस्थल के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करती है। सांबर झील के बारे में बात हुई थी जो भारत का सबसे लौड़ी या सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, लेकिन सबसे ज़्यादा या फिर लवणता में जो सर्वाधिक लवणता है ऐसी जो झील है वो आपकी सांबर झील है। लेकिन आज हमारी जो चर्चा होगी प्रायद्वीपीय भारत में। हमने आपको प्रायद्वीप का अर्थ बताया। प्रायद्वीप वह भूभाग होता है जो 3 ओर से जलाशयों से घिरा हो, यानी कोई भी क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। ओके, अब प्रायद्वीपीय भारत में जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे उसमें 4 टॉपिक मुख्यतः हैं। पहला होगा दक्कन का पठार, दूसरा होगा पूर्वी पठार, तीसरा होगा मध्यवर्ती पठार और चौथा होगा काठियावाड़ का पठार। इन 4 बिंदुओं पे हमारी बात होगी। आइए इन चीज़ों को एक बार हम मैप में देखते हैं जिससे हमें ये चीज़ आसान सी लगे। देखिए, आपके सामने भारत का मैप पड़ा है। भारत के मैप में अगर आप देखें तो आपको कुछ चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देनी होंगी कि इन मैप में कुछ लोकेशन देखने होंगे। आपको एक चीज़ बता दें कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, जहाँ से आप देखेंगे 3 तरफ से भारत घिरा हुआ है, ये क्षेत्र आपका प्रायद्वीपीय भारत का है। अब यहाँ पर आपको ये समझ लेना बहुत ही आवश्यक होगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें कुछ लोकेशन आप देख लें, जैसे हम आपको दिखाएं यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे आप देखेंगे विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, अरावली और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा और ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। इनकी अभी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, एक एक पर्वत की, एक एक जो पठार हैं उनकी, जो प्लेटो हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से व्यू में आपको हमने दिखाने की कोशिश की जिससे आपको ये चीज़ें आसान लगे। अब यहाँ से अगर बात करें तो आप देखिए जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो क्षेत्र है ये वाला प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी कुछ विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली बात ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत पूर्वोत्तर के मेघालय तक फैला हुआ है। जो मेघालय का हिस्सा है, जो मेघालय कार्बी एवलांग है, ये गारो खासी जो जयंतियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, ये कहीं अलग से नहीं है। अगर देखें तो प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये हमने बताया कि ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में देखेंगे, खास करके उत्तर और पश्चिम में देखेंगे तो आपकी अरावली रेंज है। उत्तर और पश्चिम में आपको अरावली मिलेगी, लेकिन इसके उत्तर में आप देखेंगे तो आपको विंध्य पर्वत मिलेगा। इसके उत्तर में आपको विंध्य पर्वत मिलेगा और क्या मिलेगा, गंगा का मैदान मिलेगा। क्लियर? यहाँ तक फिर से देखिए, जो आपका पेनिनसुला इंडिया है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसके उत्तर और पश्चिम में अरावली रेंज मिलेगी, इसके उत्तर और पश्चिम में अरावली रेंज मिलेगी और इसके ठीक उत्तर में आपको विंध्य पर्वत मिलेगा और इसके उत्तर में आपको गंगा का मैदान मिलेगा। लेकिन अगर इसके पूरब में देखें तो राजमहल की पहाड़ियाँ मिलेंगी जो यहाँ पे हैं। इस मैप में नहीं है, अभी आपको आगे मैप में हम राजमहल की पहाड़ियाँ दिखाएंगे। यहाँ पे कौन सी है, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। और अगर आप देखें इसका जो दक्षिणी सिरा है कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, यानी दक्षिण में कन्याकुमारी है, उसके बाद श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसे पाक जलसंधि के नाम से जाना जाता है। आपको इसकी चर्चा अभी हम आगे बहुत करेंगे। अब देखें
इसके जो पश्चिमी भाग है, इसका जो पश्चिमी भाग है, इसके पश्चिमी भाग में, अच्छा पूर्वी भाग में एक चीज़ और नोटिस करनी होगी आपको कि इसका जो पूर्वी भाग है, इसके पूर्वी भाग में आपका पूर्वी घाट भी पाया जाता है। और इसके पश्चिमी भाग में अगर हम बात करें तो पश्चिमी भाग में आप देखेंगे सबसे पहले तो अरब सागर है। देखिए दूसरा, इसके पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट भी अवस्थित है। ये जो इसका हिस्सा है, ये जो इसका क्षेत्र है, ये उसके बीच में जो क्षेत्र बचता है वही प्रायद्वीपीय भारत है, वही प्रायद्वीपीय भारत है हमारा। अब प्रायद्वीपीय भारत की एक मोटी मोटी समझ आपके पास हो गई कि प्रायद्वीपीय भारत किसके किसके बीच में है। अब एक मैप और आपको दिखाते हैं जिसमें हम और ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को कवर किया गया है। आप उसको देखेंगे, आप मैप देखें, पूरे कंसंट्रेट रहें। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आप हम मैप जूम करेंगे, जूम करके आपको मैप दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ चीज़ें हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद जूम करके आपको हम दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ये है आपका छोटा नागपुर का पठार, ये आपका है विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज ये है आपका रामगढ़ हिल्स। उसके बाद अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे और नीचे देखेंगे इधर, तो आप देखेंगे इधर है ईस्टर्न घाट और यहाँ पे है आपका वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। यहाँ तक अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो यहाँ से आगे बढ़ा जाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें स्पष्ट होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो आपको ये और यहाँ पे मिल रहा होगा हजारीबाग। मैप में काफ़ी छोटा है, अपने मैप में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। अभी हम जूम करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा हजारीबाग, और हजारीबाग और छोटा नागपुर के पठार के नीचे आपको दिख रहा होगा ये गर्जत हिल। गर्जत हिल नाम है इसका, गर्जत, या गर्जत हिल के नाम से इसे जाना जाता है। और देखें तो अगर आप देखेंगे आगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आगे आपको कैमूर हिल्स मिलेगी। ये आपकी कैमूर हिल है, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ आपको बुंदेलखंड मिलेगा, बुंदेलखंड की पहाड़ी। उसके बाद आपको आगे अरावली रेंज मिलेगी। अरावली के बाद आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको ये राजस्थान के थार का वाला हिस्सा आता है, और ये जो आपको हिस्सा इधर दिख रहा होगा ये आपके काठियावाड़ प्रायद्वीप है, और यहाँ पे कच्छ का रण है। ये प्रायद्वीपीय भारत के चारों तरफ जो आपके पर्वत हैं, जो पठार हैं, उन्हें आपने देखा। लेकिन इसके बाद जो हमारी आपसे बात हो रही है ये हो रही है प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ विशेषताओं को हमें जान लेना बहुत ही आवश्यक होगा। लेकिन ये जो आपकी डिटेल मैपिंग थी अगर आप देखें तो इसमें आप देखेंगे ये है डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो के अंदर आप देखेंगे अजंता रेंज है। अजंता की पहाड़ी आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा कि पेंटिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बुद्ध धर्म से रिलेटेड काफ़ी पेंटिंग की गई है। और अगर आप देखें यहाँ पे तो जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आप देखेंगे यहाँ पे ये तेलंगाना प्लेटो है, और यहाँ पे आप देखेंगे नीलगिरी पहाड़ी है। अभी इसे हम डिटेल मैप में और एक मोटे मैप में देखेंगे जहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छी समझ में आएंगे, पकड़ में होंगी। ये देखिए ये मैप, इस मैप में आप आ जाएँ। ये मैप में जो मोटी मोटी चीज़ें उन्हें आपको देखना है और उन्हें को याद करना है। देखिए हमने आपको छोटा नागपुर का पठार डिटेल मैप में दिखाया था, लेकिन इसके आगे एक चीज़ और था जो हमें वहाँ दिखाना था। यहाँ पे थी राजमहल की पहाड़ी। कौन सी लोकेशन थी? राजमहल की पहाड़ी हमने वहाँ पे आपको नोटिस कराई थी। राजमहल की पहाड़ी वहीं पे अवस्थित है। उसके बाद यहाँ पे हमने दिखाया था आपको हजारीबाग, वहीं पे हजारीबाग के आगे हमने आपको यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी, बुंदेलखंड, बघेलखंड की पहाड़ी, बुंदेलखंड की पहाड़ी, कैमूर रेंज दिखाया था। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बिंद रेंज है, सतपुड़ा रेंज है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपको यहाँ पे बिंध्य रेंज दिख रही है, बिंध्यन और सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में एक नदी बह रही है। ये नदी ये है आपकी नर्मदा। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नर्मदा जो नदी है बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। और ये दोनों पर्वत जो हैं एक ब्लैक माउंटेन के उदाहरण है, यानी किस पर्वत के? भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। ये दोनों जो माउंटेन आपके सामने हैं ये भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। इसकी डिटेल में हम आपको बताएंगे कभी, जब हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे क्रैश कोर्स में कि ये भ्रंश पर्वत होते क्या है। लेकिन अभी जो आपको समझना है यहाँ पे, अभी आपको पेनिनसुला इंडिया की चर्चा करनी है और वहाँ पे आपको चीज़ें पकड़ मजबूत करनी है। तो देखें कि ये जो आपका विंध्यन है, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा से अगर हम आगे मूव करेंगे तो आपको हमने जैसा कि बताया यहाँ पे पश्चिमी घाट की बात की और यहाँ पे ईस्टर्न घाट की बात की।
आपको इन दोनों के बारे में समझ लेना होगा कि पश्चिमी घाट क्या है और पूर्वी घाट क्या है। लेकिन इनसे पहले जिस पे हमारी चर्चा हो रही है वो चर्चा हमारी हो रही है डेक्कन प्लेटो की। डेक्कन प्लेटो क्या है? डेक्कन प्लेटो की कुछ विशेषताएं अब हम जानेंगे। अब तक तो हमारी केवल इसके बारे में एक मोटी समझ थी, अब हम बात करेंगे डेक्कन प्लेटो के बारे में। डेक्कन प्लेटो से पहले एक मोटी चर्चा हमारी प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुला इंडिया के बारे में हो जाए कि वो है क्या। पेनिनसुला इंडिया के बारे में हमने आपसे बताया कि इसकी अवस्थिति कैसी है, इसकी अवस्थिति के बारे में बताया कि इसके उत्तर में विंध्य पर्वत अवस्थित है, इसके उत्तर में अगर आप देखेंगे तो विंध्यन पर्वत है, और इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो श्रीलंका और कन्याकुमारी है, और इसके आप पश्चिम में आप देखेंगे तो आपको उत्तर पश्चिम में अरावली रेंज मिलेगी और पश्चिम में अरब सागर और पश्चिमी घाट मिलेंगे। लेकिन अगर इसके पूरब में देखेंगे तो ईस्टर्न घाट मिलेगा और राजमहल की पहाड़ियाँ मिलेंगी छोटा नागपुर के बाद। ये मोटी समझ थी। दूसरी चीज़ अगर देखें तो ये समानतः ये क्षेत्र ऐसा होता है कि यहाँ पे भूकंप नहीं आते, यहाँ पे भूकंप नहीं आते। लेकिन ये एब्सोल्यूट बात नहीं है, हाँ कुछ ऐसी विशेष स्थितियाँ हैं जिनके कारण भूकंप आ सकते हैं। लेकिन सामान्यतः एक वर्ड है, मतलब ये 100% नहीं है कि सामान्यतः का मतलब जनरलाइज कि भूकंप आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सामान्यतः यहाँ भूकंप नहीं आते। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि ये जो आपका जो यहाँ का पठार है, कौन सा पठार, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा आपका मेघालय का पठार है। ये जो आपको दिख रहा है ये मेघालय का पठार है, ये मेघालय राज्य जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। विश्व का ये जो आपको प्रायद्वीपीय पठार दिख रहा होगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है। विश्व में इतने बड़े प्रायद्वीप कहीं और नहीं पाए जाते। और देखें इसका जो एरिया है वो 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 4 मेजर भागों में बांटा जाता है, इसे 4 मेजर पार्टों के रूप में बांटते हैं। वो कौन कौन से 4 हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं। एक पहला प्लेट होगा दक्कन का पठार, दूसरा होगा पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में आप देखेंगे तो ये वाला आपका राजमहल छोटा नागपुर वाले हिस्से आएंगे। तीसरा मध्यवर्ती पठार हम देखेंगे, मध्यवर्ती पठार में ये वाले हिस्से आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे एक पठार जो काठियावाड़ का पठार है, उसे हम यहाँ पे अपनी डिस्कशन में शामिल करेंगे। तो ये चर्चा हमारी 4 बिंदुओं पे होगी। और एक चीज़ आपने देखा, बड़ी सिंपल चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इसका जो आकार है कैसा है। पीसीएस में पूछा गया है कि भारतीय प्रायद्वीप का आकार कैसा है, तो ये किस आकार में है? त्रिभुजाकार है, एक त्रिभुज के आकार में है। या फिर कहीं कहीं मिलता है मुकुट के आकार पे, उल्टे मुकुट, यानी ये मुकुट की तरह है, एक ताज की तरह दिखता है। एक चीज़ और यहाँ पे इसके बारे में एक फैक्ट और महत्वपूर्ण है कि ये जो पठार है इसे पठारों का पठार कहा जाता है। क्या कहते हैं? पठारों का पठार। इसे पठारों के पठार के रूप में जाना जाता है। यानी पठारों का पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे पठार हैं और इसकी ऊंचाई काफ़ी है। यहाँ तक अगर दोस्तों क्लियर हो तो यहाँ से हम आगे चलें। अब जितनी चीज़ें हमने बात की उसे हम पीपीटी में एक बार टेक्स्ट के रूप में देख लें। देखिए, सबसे पहले हमने आपसे बात की प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो और हमने इसके आपसे बात की कि ये पठार कहाँ अवस्थित है। इसके जो उत्तर में आप देखेंगे तो अरावली का मैदान, अरावली है, अरावली के पर्वत है, और गंगा का मैदान और विंध्यन पर्वत आपको यहाँ दिख रहे होंगे। और आगे अगर देखेंगे वहाँ से तो आप पाएंगे इसके पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और पूर्वी घाट है, और इसके पश्चिम में अरब सागर और काठियावाड़ की गिर की पहाड़ी है, और इसके दक्षिण में आप देखेंगे कन्याकुमारी और श्रीलंका है। सामान्यतः ये क्षेत्र भूकंप रहित होता है, यहाँ भूकंप नहीं आते। और इसी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है शिलांग का पठार, जिसे कार्बी एवलांग के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है, इसका एरिया 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 500 से लेकर 700 मीटर तक होती है, और यही रीजन है इसे पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है। अगर देखेंगे इसे हमने 4 भागों में बांटा गया है। इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? इस त्रिभुजाकार आकार के जो त्रिभुजाकार जो आकार है पठार का, इसे 4 भागों में बांटा गया। पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है पूर्वी पठार, और तीसरा है मध्यवर्ती, और चौथा है काठियावाड़ का पठार। इन चारों पठारों को हम बारी बारी से आपको उस चर्चा में शामिल करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो
आपकी हमारी अब बात होगी इन पठारों के चारों पार्टों के बारे में। आइए इस मैप की सहायता से हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये दक्कन का पठार है। किसका पठार है? दक्कन का पठार। महत्वपूर्ण चीज़ है, ये दक्कन का पठार है। और आप देखिए ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये आपका पूर्वी पठार का हिस्सा है, यानी पूर्वी पठार का हिस्सा है। और ये तीसरा जो पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका मध्यवर्ती पठार का हिस्सा है। और चौथा हमने जो बताया था काठियावाड़ पठार, वो आपका कहाँ पे है? गुजरात में अवस्थित है। ये 4 पार्ट इसके हिस्से हैं, महत्वपूर्ण हैं। एक बार फिर से इन हिस्सों को हम आपको समझाने बताने की कोशिश करते हैं, जिससे ये आपकी समझ में आए और एकदम रट जाए। पहला हमने बताया कि ये दक्कन का पठार है, जैसा कि लिखा हुआ। दूसरा हमने आपको बताया कि ये पूर्वी पठार है। तीसरा हमने जैसा कि आपको बताया कि ये मध्यवर्ती पठार है। और चौथा जो इसमें मैप में दिया नहीं है, ये वाला हिस्सा, ये आपका काठियावाड़ का प्रायद्वीप है और उसी का हिस्सा ये भाग है। आपको एक चीज़ ध्यान दे कि जो पूर्वोत्तर का पठार है, उसी में ये शिलांग या मेघालय का पठार शामिल है। यहाँ तक अगर बातें स्पष्ट हो तो यहाँ से हम आगे चलें। एक चीज़ और देखें, इतनी बातें अगर आ गई समझ में, तो देखें कि इसकी जो आप देखेंगे जो दक्कन का पठार, अब एक पॉइंट हम पहले उठाएंगे यहाँ पे कि जो 4 भागों में बांटे गए, इन्हें आपने मैप में समझा, लेकिन अब हमारी डिस्कशन होगी आपसे दक्कन के पठार के बारे में। सबसे पहले दक्कन के पठार के बारे में बात करें। ये जो चारों पार्ट थे, इन चारों पार्टों में सबसे बड़ा दक्कन का पठार है। जो दक्कन का पठार है, इन चारों में सबसे बड़ा है। इस दक्कन के पठार को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तीनों भाग आपके सामने हैं। पहला है, आप देखेंगे ये जो हिस्सा है, ये है महाराष्ट्र का पठार। उसे हम अपने कलर मैप में हाईलाइट करते हैं, किससे? ग्रीन कलर से। जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, जो महाराष्ट्र पठार है, उसे ये ग्रीन कलर से हम दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र पठार है। जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये महाराष्ट्र का पठार है। लेकिन जो दूसरा भाग है, यानी दक्कन के पठार का पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है आपके दक्कन के पठार का महाराष्ट्र का पठार। दूसरा भाग है आंध्र प्रदेश का पठार या आंध्रा प्लेटो के नाम से उसे जानते हैं। दूसरा है आंध्रा का पठार या आंध्रा प्लेटो के नाम से जाना जाता है। ये जो हम आपको मैप में कलर दिखा रहे हैं, ये है वो आंध्रा का पठार। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो तो यहाँ से आगे चले। तीसरा जो पठार का पार्ट है, वो कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक या मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। ये जो येलो कलर आपको दिखा रहे हैं, ये आपके कर्नाटक या मैसूर के पठार का हिस्सा है। आपने देखा कि दक्कन के पठार को हमने 3 भागों में बांटा। पहला भाग था महाराष्ट्र का पठार, दूसरा भाग था आंध्रा का पठार और तीसरा भाग था कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार। और एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये कौन सा पठार है? ये आंध्रा का पठार है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग इसे तेलंगाना का पठार के रूप में जाना जाता है, तेलंगाना का पठार, और दूसरा है रायलसीमा का पठार। 2 भाग में आप बांट सकते हैं। किसको? किस पठार को? आंध्रा के पठार को। पहला भाग उसमें है तेलंगाना का पठार और दूसरा जो नीचे का हिस्सा होता है, दक्षिण का हिस्सा होता है, उसे हम रायलसीमा के पठार के नाम से जानते हैं। अगर आप देखें तो ये जो 2 भाग आपने बांटे, इसमें से जो तेलंगाना का पठार है, जो तेलंगाना का पठार है, ये वाला हिस्सा, ये लावा का पठार है, यानी लावा निर्मित है, लावा के द्वारा ये बनाया गया है। जबकि जो रायलसीमा का पठार है, ये आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। आर्कियन चट्टानों की यहाँ पे प्रधानता है। अगर आप देखेंगे तो जो दक्कन का पठार है, जो दक्कन का पठार है, ये कुल मिलाकर 8 राज्यों में फैला हुआ है। ये कुल मिलाकर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये टोटल 8 राज्यों में फैला हुआ है। कितने स्टेट? 8। इनमें कौन कौन स्टेट है? पहला स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दूसरा आप देखेंगे महाराष्ट्र और एमपी, यानी महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश तक इसका विस्तार है। आपको 4 स्टेट हमने बताए, एक तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा एमपी। 5वें की बात करें तो आप देखेंगे और एमपी के साथ एक और जोड़ दीजिएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ तक, छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्से में इसका विस्तार है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे छठा, तो आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे एक हिस्सा है कर्नाटक। कर्नाटक के साथ ये आप देखेंगे इसका कुछ हिस्सा उड़ीसा तक पहुँचता है और तमिलनाडु में है। यानी टोटल 8 स्टेट कौन कौन से हुए उनको एक बार फिर देखें। तेलंगाना, जैसा कि हमने बताया आपको, इसमें तेलंगाना आपको एक मिला, दूसरा आपको मिला महाराष्ट्र, तीसरा मिला आंध्र प्रदेश, चौथा मिला कर्नाटक, पांचवा मिला हमने महाराष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ तक इसकी थोड़ी सी हिस्सा कुछ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा में ये जुड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु में ये है। केरल में ये पठार नहीं फैला हुआ है, केरल में यह नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपका था दक्कन के पठार के बाद। दक्कन के पठार के बाद अगर हम जिस पॉइंट पे हमारी बात होगी वो आपसे हम चर्चा करेंगे आपसे कि जो दक्कन का पठार है ये इसका निर्माण कब हुआ है और इसकी अवस्थिति कहाँ है। तो आप देखेंगे कि ये दक्कन का पठार जो है, जैसा कि हमने बताया था कि इसके दोनों तरफ एक घाट पाए जाते हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर पश्चिमी घाट है और इधर आप देखेंगे तो पूर्वी घाट है। ये दोनों एक दूसरे से आकर अपनी नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं और एक गांठ का निर्माण करते हैं। यानी एक प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों की गांठ कहाँ पे है, तो आप देखेंगे वो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी माउंटेन है। अब देखें तो जो ये दक्कन का पठार है, जो दक्कन का पठार है, इसका जो निर्माण हुआ है ये बना है किस काल में? ये बना है ये क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में। किस काल में? क्रिटेशियस काल में। यानी इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। और कैसे हुआ है? ये ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप, यानी दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप हुआ है। दरारी उभार के परिणाम स्वरूप हुआ है। और जब दरारी उद्भेदन हुआ, उभार हुआ, तो आप देखेंगे भारी मात्रा में बेसाल्ट बाहर निकला। और ये बेसाल्ट जब इस पूरे प्लेटों पे फैला तो एक इसका जो निर्माण के 2 चरण हुए और अक्षय और अपरदन के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र की बेसाल्ट जो थी इसके ऊपर काली मृदा फैल गई। काली मृदा कैसे फैली? अक्षय और अपरदन के परिणाम स्वरूप। अक्षय और अपरदन के बाद में इसके ऊपर काली मृदा का विकास हुआ, काली मृदा का विकास हुआ। और ये काली मृदा इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए यहाँ पे जो काली मृदा होती है ये खेती के लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे काजू की कृषि होती है। और चीज़ अगर देखें तो जो महाराष्ट्र के काल में जो काली मृदा फैली है वहाँ पे अगर देखें जो बेसाल्ट यहाँ लावा फैला था तो यहाँ पे इयोसीन काल एक आया। क्रिटेशियस काल जो यहाँ पे उद्भार हुआ, उसके बाद इयोसीन काल में एक बार फिर लावा का उद्भार होता है और बड़ी मात्रा में काली मृदा यहाँ फैलती है और काली मृदा का निर्माण होता है। और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? दक्कन के पठार के क्षेत्र में। आप देखेंगे तो यहाँ पे ही आपकी जो सोने की खान है और जितने भी रिसोर्सेस हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण आप देखेंगे, महाराष्ट्र में कोई प्रचुर मात्रा में चीज़ें नहीं निकाली जाती। क्यों? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो उद्भार हुआ है 2 बार हुआ है। एक बार क्रिटेशियस काल में और दूसरी बार इयोसीन काल में, जिसके परिणाम स्वरूप जो आपके खनिज थे वो इयोसीन काल में दूसरी उद्भेदन से नीचे दब गए। कैसे दब गए? अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जब ये काल चल रहा था, जब ये दौर चल रहा था, जब आप क्रिटेशियस काल में ये आपके एक लेयर बना। इस लेयर में आप देखेंगे तो ये खनिज थे। खनिज अब इनकी खनन करना आसान था, लेकिन उसके बाद जब इसका दोबारा उद्भेदन हुआ, दोबारा इससे फिर लावा परत पड़ी, तो ये इयोसीन काल में, क्रिटेशियस काल में, इयोसीन काल में, तो देखेंगे ये नीचे दब गया और इसका खनन करना आसान नहीं है। यानी महाराष्ट्र में खनिज तो हैं लेकिन उनका खनन आसान नहीं है, वहाँ पे खनन करना कठिन कार्य है, इसलिए हम वहाँ तक उसे खनन नहीं कर पाए, यानी वो नीचे दब गए हैं। तो आइए इन चीज़ों को हम अपने पीपीटी के माध्यम से देख लें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब तक हमने 4 पार्ट बताए थे, 4 भाग बताए थे, किसके?
आपके भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके 4 भाग बताए थे। हमने पहला बताया था दक्कन का पठार, दूसरा पूर्वी पठार और तीसरा मध्यवर्ती पठार और चौथा बताया था काठियावाड़ का पठार। उसमें से हम पहले भाग की चर्चा करते हैं जिसका नाम है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार पहले भाग की चर्चा करते हैं। अगर देखें तो दक्कन के पठार की जो औसत ऊंचाई है 300 से लेकर 900 मीटर तक है। दूसरी बात अगर देखें तो इस पठार को 3 भागों में बांटा गया है, महाराष्ट्र का पठार, आंध्रा का पठार और कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार को अगर देखें तो फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक तेलंगाना का पठार है, एक रायलसीमा का पठार है। रायलसीमा के पठार जो है आर्कियन चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, जबकि तेलंगाना के पठार में लावा की प्रधानता है। अगर देखिए जो मैसूर का पठार है उसे कर्नाटक या मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। भारत में 8 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु। ये पूछा नहीं जाएगा, कहीं कहीं कुछ अगर पूछना होगा तो उत्तरी भारत से मैच करा के पूछ सकता है, क्योंकि इतने अंदर जाने की, अगर इतना अंदर जाता है तो काफ़ी टिपिकल प्रश्न होंगे। यहाँ से अगर आगे चलें तो आप देखेंगे हमने बात की थी कि ये जो पर्वत है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में अवस्थित है और इसका निर्माण क्रीटेशियस काल में हुआ था। कैसे? दरारी उद्भेदन से, और ये बेसाल्ट द्वारा निर्मित है। और अपरदन और अपक्षय के कारण बेसाल्ट में काली मृदा का निर्माण हुआ है, और दूसरे जो काली मृदा का निर्माण का रीजन था ईओसीन काल में लावा का उद्भार हुआ। परिणाम स्वरूप वहाँ पे सारे खनिज, जितने खनिज थे, दब गए और ऊपरी परत पर काली मृदा का निर्माण हो गया। और देखें तो ये प्रचुर मात्रा में लौह और खनिज की प्रचुरता यहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।